नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल साहित्य निधि में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मन्नू भंडारी जी की लिखी कहानी इनकम टैक्स और नींद। घड़ी ने 8 के घंटे बजाए तो डॉक्टर दयाल ने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाकर सारे बदन को झकझोर देने वाली एक अंगड़ाई ली और फिर एक बड़ी उड़ती सी नज़र सामने की गली में आते जाते लोगों पर डाली। सोचा 15 मिनट और बैठ लें, शायद कोई आ ही जाए। पर जब 7:15 भी बज गए और कोई नहीं आया तो वे उठे। तेजा जाट को तो आना ही चाहिए था, उसे उन्होंने 3 दिन की दवाई दी थी। आज उसकी बारी थी। पता नहीं, शायद बच्ची ठीक हो गई हो। उठकर उन्होंने अपनी पजामे नुमा पतलून को फटकारा और गोल टोपी सिर पर रख ली। कुर्सी पर पैर रखकर कैनवास के जूते पहने, कोने से छाता उठाया और लोहे की छड़ पर लटकी लालटेन को उतार कर बुझाया तो एकाएक चारों ओर अंधेरा छा गया। अंधेरे में भी बड़े सधे हुए हाथों से उन्होंने टीन का दरवाज़ा बंद किया, सांकल लगाई और 2 बड़े बड़े ताले लगा दिए। चाबी जेब में रखकर तालों को झटका देकर खींचा, ताले बंद थे। 2 कदम चलकर उन्होंने पीछे मुड़कर दुकान की ओर देखा। अंधेरा था, फिर भी वे बदरंग दरवाजे, जिन पर जगह जगह से वार्निश की पपड़ियाँ उतर गई थी, उनकी आंखों के आगे साकार हो गए। दरवाजे के ऊपर लटका साइन बोर्ड भी उन्होंने पढ़ लिया, डॉक्टर दयाल चतुर्वेदी, बाल रोग विशेषज्ञ। उन्होंने शुरू से ही अपने को डॉक्टर दयाल के नाम से परिचित करवाया, डॉक्टर चतुर्वेदी के नाम से नहीं। उन्हें डर था कि कहीं लोग उन्हें डॉक्टर चौबे न कहने लग जाएं। चौड़े रास्ते पर आए तो ख्याल आया किसी तरह 5-7 रुपये महीने में एक कमरा उन्हें इस रास्ते पर मिल जाए, जिसमें बत्ती भी हो तो उनकी प्रैक्टिस फिर धड़ल्ले से चल निकले। ये कमरा तो एकदम गली में पड़ जाता है, आखिर लोग सामने से गुजरेंगे तभी तो जानेंगे। घर पहुँचे तो बड़ी लड़की सरोज ने खबर दी, बाबूजी, लखनऊ से कल महिमा जी आ रही हैं। उनका यहाँ कोई सेमिनार है, उसी के लिए। महिमा कौन? बिट्टी। दयाल ज़रा चौंके, फिर धीरे धीरे हाथ मुंह धोकर ऊंची ऊंची धोती और लट्ठे की बंडी पहने मूंज की खाट पर बैठते हुए पूछा, बचवा नहीं आया अभी? नहीं, पता नहीं क्या बात है, 3-4 दिन से रोज़ ही 9 बजे लौट रहा है। ये आढ़त का सेठ तो इसका तेल निकाल के रख देगा, बड़ा परेशान भी रहता है। थाली में दाल, अचार और 4 मिस्सी रोटियां रखते हुए रामेश्वरी ने कहा और थाली स्टूल पर रख दी। दयाल ने एक गहरा निश्वास छोड़ा। कल लखनऊ से बिट्टी आ रही है। भाई साहब ने इस लड़की की ज़िंदगी खराब करके रख दी। 26 बरस की बिन ब्याही लड़की घर में बिठा कर रख ली। कितना कितना समझाया मैंने, पर बाप बेटी दोनों को बस एक ही जिद थी, डॉक्टरी पढ़ेगी। लो साहब, हो गई डॉक्टर। अब बस सेमिनार वेमिनार में ही डोलती फिरो, घर ठिकाना तो कोई होता नहीं है इनका। पता नहीं साला क्या ज़माना आया है। और गटागट की आवाज़ के साथ उन्होंने एक सांस में ही गिलास खाली करके थाली एक ओर सरका दी। अब हम क्या करें, समझाना अपना काम था, न माने उनकी मर्जी। डॉक्टर साहब की थाली में ही अपने लिए रोटी दाल रखते हुए पत्नी ने कहा, मेरे भी पीछे पड़े थे कि बचुआ को भी डॉक्टरी में भेजो, डॉक्टरी में भेजो। सो भैया, अपना तो इस एलोपैथी में ज़रा भी विश्वास नहीं है,
और फिर घर में सभी डॉक्टर हो जाओ, यह भी कोई बात हुई भला? वकील बनाना, इंजीनियर बनाना। और वे एकाएक ही चुप होकर धीरे धीरे पेट पर हाथ फेरने लगे। तभी महिम ने प्रवेश किया। कौन? बचुआ? इतनी देरी से कैसे आए? 9:30 बजने वाले हैं। तुम्हारा तो 7 का टाइम है ना? क्या बताऊं बाबूजी, कुछ ऐसी ही बात हो गई है, बस बड़ी परेशानी है। डॉक्टर साहब एकदम उठ बैठे। क्या बात है बचुआ, कैसी परेशानी है? इनकम टैक्स वालों की ओर से जांच हो रही है। अब ये लोग गोलमाल तो दुनिया भर का किए रहते हैं। सारा काम मुझे सौंपा गया है कि जैसे भी हो सारे बही खातों को इस रूप में तैयार करूं कि कोई आँच ना आए। बच गए तो 1000 रुपये देने का वादा किया है। अच्छा, पर कर सकोगे तुम? देखिए, कोशिश तो कर रहा हूँ। 2 आदमी और साथ हैं। देखो बेटा, होशियारी से करना, कहीं तुम मत फंस जाना। आजकल इन इनकम टैक्स वालों ने तो सारे शहर वालों की नाक में दम कर रखा है। लो बचुआ, पहले खा लो। सवेरे 9 बजे के गए हो। तुम्हारा ये काम तो बड़ा प्राणलेवा है। मैं तो कहूँ नौकरी हो तो सरकारी। सामने वकील साहब के बेटे को देखो, सवेरे 10 बजे जाना और शाम को 5 बजे फिर घर में दाखिल। दोनों जून गरम गरम खाना खावे है। क्या सेहत बना रखी है। बचुआ, कल बिट्टी आ रही है। महिमा, तुम स्टेशन जा सकोगे? दयाल पत्नी की बात को यहीं समाप्त कर देना चाहते थे। महिमा? महिमा कैसे आ रही है? कुछ आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से महिम ने पूछा। पता नहीं, उसका कोई सेमिनार है। मैं तो पूरे 7 साल बाद उससे मिलूँगा। अब तो वह पूरी डॉक्टर बनी घूमती होगी। और फिर एकाएक सब चुप हो गए। दयाल की आंखों के आगे बिट्टी और बचुआ के बचपन के अनेक दिन घूम गए, जब वे साथ साथ खेला करते थे। उम्र में दोनों में केवल 2 महीने का अंतर था। भाई साहब ने नाम भी दोनों के महिम और महिमा रख दिए थे। मैट्रिक तक दोनों साथ ही पढ़े। उसके बाद भाई साहब लखनऊ चले गए और फिर तो पिछले 10 सालों में मुश्किल से 1-2 बार मिलन हुआ। 2 साल पहले महिमा डॉक्टर हो गई और वहीं के सरकारी अस्पताल में हाउस सर्जन है आजकल। बड़े बेमौके आ रही है महिमा। मुझे तो 7-8 दिन तक अभी सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं रहेगी। खाना समाप्त हुआ तो रामेश्वरी ने बड़े यत्न से एक गिलास में दूध भरा और महिम के पास ले आई। यह क्यों लाई? पी लो बचुआ, इतना काम तुम करते हो और आजकल तो वैसे भी बड़े कमज़ोर हो रहे हो। महिम ने गिलास ले लिया। तुम इस काम से फुर्सत पाओ तो ज़रा मेरठ चले जाना। वल्लभ बाबू ने एक लड़का बताया है। जायचा तो बहुत बढ़िया जुड़ा है। देख लो, सारा मामला जम जावे तो आती सर्दियों में सरोज की शादी कर दूं। तब तक मैट्रिक भी हो जाएगी। इसके बाद थोड़ी देर तक तीनों चुप रहे। फिर महिम उठकर अंदर चला गया। महिमा आई तो सबको लगा कि हाँ, सचमुच उसे देखे 7 साल बीत गए हैं। जैसी कि तैसी होकर भी वह कहीं से बहुत बदल गई थी। उसकी हर बात और व्यवहार में एक विचित्र सा आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने चाचा चाची के पैर छुए, सरोज शशि को प्यार किया और फिर पूछा, महिम कहाँ है? काम पर गया है। बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंप रखा है उसके मालिक ने। कल कह भी रहा था कि बड़े बुरे मौके पर आ रही है महिमा। मुझे तो ज़रा भी फुर्सत नहीं रहेगी इस सप्ताह, रामेश्वरी ने कहा।
1 सप्ताह के लिए कोई ख़ास काम दिया है उसे, कर लेगा तो 1000 रुपये खड़े कर लेगा। और फिर दयाल ने एक उड़ती सी नज़र महिमा पर डाली। उसकी सिल्क की साड़ी फड़फड़ा रही थी और अंगूठी में जड़ा हुआ नगीना रह रहकर चमक उठता था। 3 दिन तक तो जो मन में आए कर ले, फिर तो उसे 1 दिन की छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। मैं छोड़ने वाली थोड़े ही हूँ चाचा जी। 7 साल बाद हम मिलेंगे और वह 1 दिन की छुट्टी भी नहीं लेगा। और महिमा हंस पड़ी। क्या करें बेटी, वह तो कल से ही महिमा महिमा कर रहा है, पर समझ लो पूरी फर्म की जिम्मेदारी उसकी है। एक तरह से मैनेजर ही है। क्लर्क की रानी हो तो यह सुख तो रहता है कि आदमी सब जिम्मेदारियों से मुक्त। बड़े पद पर काम करो तो फिर। अरे सरोज, तू इतना शर्मा क्यों रही है? चाची, इसे तो मैट्रिक के बाद लखनऊ भेज दीजिए, वहीं कॉलेज ज्वाइन कर लेगी। दयाल हंसे। लखनऊ क्या बिट्टी, अब तो ससुराल ही भेजेंगे। हम तो भाई मैट्रिक के बाद लड़की को घर रखने में विश्वास नहीं रखते। एक बहुत ही अच्छा लड़का है मेरठ में, इंजीनियर है, घर भी खूब अच्छा है। बस बचुआ जरा देख आए तो आती सर्दी में शादी कर दूं। अभी से? आप भी चाचा जी कमाल करते हैं। और फिर लाल गुलाबी होती सरोज को देखकर पूछा, क्यों रे, आगे पढ़ेगी लिखेगी नहीं? अभी से घर गृहस्थी करने का शौक आ रहा है? लड़कियों को तो घर गृहस्थी ही करनी है, जितनी जल्दी संभालें उतना ही अच्छा। और फिर एक क्षण रुक कर बोले, भाई साहब तुम्हारे बारे में भी कुछ सोच रहे हैं या नहीं? मेरे बारे में? उसमें पिताजी क्या करेंगे? वह तो मैं खुद ही कर लूँगी। महिमा हंसी, पर दयाल उसके चेहरे पर कहीं गहरी उदासी की छाया ढूंढने का प्रयत्न करने लगे। तू तो हाउस सर्जन है ना, क्या मिल जाता है? वहाँ से तो 350 रुपये मिलते हैं। यूँ मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी शुरू कर रखी है, अब तो कुछ कुछ जम भी गई है। कितना हो जाता है इससे? यही 300-400 के करीब। बड़ी ही लापरवाही से उसने जवाब दिया। अब तो मैंने अपना चैम्बर भी ले लिया है, गाड़ी भी ले ली है। आप तो लखनऊ आते ही नहीं, आइए तो ठाठ देखिए अपनी बिट्टी के। कैसे आऊँ बेटा, अपने मरीज़ों को किसके भरोसे छोड़ूं? पता नहीं तुम लोग कैसे घूम फिर लेते हो। फिर पत्नी की ओर देखकर बोले, आज तुम मुझे ज़रूर देर कराओगी, अभी तो तुम्हारा खाना ही शुरू नहीं हुआ। बिट्टी के आने की खुशी में काम धंधा ही भूल गई और वे फीकी सी हंसी हंसे। नहीं नहीं, अभी सब हुआ जाता है, अभी तो 1 घंटे की देरी है। तुम्हें और बिट्टी को साथ ही खिला दूंगी। तुम अपनी दुकान चले जाना, बिट्टी अपनी मीटिंग में चली जाएगी। दयाल खो खो करके बड़ी ज़ोर से हंसे। तेरी चाची को इस ज़िंदगी में तो डिस्पेंसरी या चैम्बर बोलना ही नहीं आया, दुकान कहती है, जैसे साली कोई बनिया पंसारी की दुकान हो। हो। नहा धोकर चाचा भतीजी दोनों खाने बैठे तो सरोज फुलके सेंक कर दे रही थी, पतले पतले और फूले हुए। 2 सब्जी, रायता, चटनी, सभी कुछ था थाली में। अरे ये क्या, रोज़ का खाना दे दिया। वैसे तो बिट्टी घर की ही है, पर अब तो मेहमान की तरह हो गई है, कुछ तो बनाया होता। फिर गिलास से पानी लेकर थाली के चारों ओर छिड़कते हुए पूछा, क्यों बिट्टी, तू भी खाना बना लेती है या नहीं? यूँ ही बस काम चलाऊं। नो, बड़ी गलत बात है। लड़की चाहे कुछ भी बन जाए, पर घर गृहस्थी का काम तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ा गुण है।
हमारी तो शशि भी ऐसा फर्स्ट क्लास खाना बनाती है कि बस। खाना ही क्या, कम से कम 10-12 तरह की मिठाइयाँ बना लेती है, नमकीन तो सब तरह के। फिर पत्नी को आदेश दिया, सुनो, आज सरोज शशि के हाथ से कोई मिठाई बनवा कर खिलाओ बिट्टी को। और वे जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। खाना समाप्त हुआ तो उठते हुए बोले, अच्छा तो हम तो अब चले। 4 बजे तो बिट्टी तुम लौट आओगी ना, तभी बैठकर बातें होंगी। इस समय तो ज़रा भी देर होने से सारा गड़बड़ हो जाता है। तुम तो खुद जानती हो, ये पेशा ही ऐसा है कि केस हाथ में ले लो तो घर बार अपना पराया सब भूल जाना पड़ता है। और उन्हें महिम की बात याद आई। बाबूजी, पतलून पर ऐसी टोपी मत लगाया करिए। और उन्होंने उसे हाथ में ही रहने दिया, नीचे उतरकर पहन लेंगे। शाम को दयाल लौटे तो महिमा सरोज और शशि और रामेश्वरी के साथ गप्पे लड़ा रही थी। दयाल को लगा महिमा में गरूर घमंड जरा भी नहीं आया। जितना स्नेहपूर्ण व्यवहार उसका पहले था उतना ही अब भी है। इस तरह सबके बीच बैठकर बातें करना उन्हें बहुत भला लगा। तो गप्पाष्टिक मंडली जुड़ी है, हंसते हुए उन्होंने कहा। फिर पत्नी से पूछा, इसे कुछ खिलाया पिलाया भी या यूं बातों से ही पेट भर रही हो? पूछ लो क्या क्या पसंद है इसे। यह तो चाय वाय भी पीती होगी। पीती हूँ चाचा जी, और पी भी ली। चीनी की जगह आपकी दवाई की गोलियां घोल ली थी मैंने, वह भी तो चीनी ही है। और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। इन शक्कर की गोलियों में जो जादू है ना बेटी, सो उस तक तो तुम्हारी डॉक्टरी और सर्जरी भी नहीं पहुंच सकती, समझी? और वे अपने कमरे की तरफ चले गए। नहाकर अपना खादी का तौलिया तार पर सुखाते समय उनकी नज़र एक ओर फैले बॉम्बे डाइंग के फर वाले मोटे तौलिए पर पड़ी। वहीं से बोले, क्यों बिट्टी, तुम्हारी एलोपैथी इस विषय में क्या कहती है? ये कहाँ की सफाई है भाई कि बिना धोए 7 दिन तक उसी तौलिए से बदन पोंछते जाओ। हमसे तो यह एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये फर के तौलिए तो मैं देख ही नहीं सकता। खादी के तौलिए से इनका कहीं मुकाबला हो सकता है भला? पोंछा और धोकर सुखा दिया, दूसरे दिन देखो तो धुला धुलाया साफ। और मैंने तो बड़ी साइज़ के तौलिए लाकर एक एक के 2 कर दिए, सबके अलग अलग। और फिर उन्होंने अपने उस आधे तौलिए की ओर कुछ इस भाव से देखा कि महिमा का फर वाला तौलिया उसके सामने बड़ा फीका और बेमानी हो उठा। महिमा हंसी। हमारी एलोपैथी की किताबों में बीमारियों के बारे में रहता है चाचा जी, तौलिए, गिलाफ और चद्दरों के बारे में नहीं। होम्योपैथी की किताब की बात मैं नहीं जानती। अरे देख लिया तेरी एलोपैथी को। अभी तक सुनते ही थे कि इन लोगों में केवल बाहरी टीमटाम होती है, अंदर से तो पोचे होते हैं, एकदम पोचे। अब के यह देख भी लिया। क्यों जी, तुमको तो याद होगा वह सेठ साहब के पोते वाला केस? याद क्यों नहीं, पत्नी ने धीरे से कहा। सेठ सूरजमल का नाम तो तूने भी सुना होगा। उनका पोता बीमार, सारे यूपी के बड़े बड़े डॉक्टर और सर्जन जुटा दिए, पर किसी की समझ में ही नहीं आया कि बीमारी है क्या। बस बच्चा 15 दिन से बेहोश पड़ा था। आखिर सेठ साहब मेरे पास आए। अब मेरे लिए यहाँ के मरीजों को छोड़कर बाहर जाना इतना मुश्किल, पर नहीं माने साहब, आखिर जाना पड़ा। 40 रुपये रोज़ पर गए थे, 40 रुपीज़ पर डे, कार में ही ले गए। और फिर एक बार उन्होंने महिमा की ओर देखा और उसके चेहरे पर अपनी बात की प्रतिक्रिया पढ़ने का प्रयत्न किया। मैंने जाकर देखा तो सिर पीट लिया और उन्होंने अपनी जांघ पर हथेली की थाप मारी।
सारा केस बिगाड़ कर रख दिया। मैंने तो सेठ साहब से कह दिया कि अब तो आपने बहुत देर कर दी, अब तो इन डॉक्टरों से ही कहिए कि ठीक करें। बीमारी मुंह पर लिखी रखी है और ये दुनिया भर के एक्सरे और एग्जामिनेशन करके भी गलत बीमारी का इलाज कर रहे हैं। सेठ साहब बेचारे रो पड़े। डॉक्टर साहब, इस महीने में ही 20,000 खर्च कर चुका हूँ। पैसे की आप चिंता मत करिए, जैसे भी हो मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अब आप बिगड़ी बात बना दीजिए। केस की गंभीरता की भूमिका बांधकर डॉक्टर दयाल 2 मिनट को रुके। उनकी पत्नी और दोनों लड़कियां हजारों बार सुन चुके इस किस्से को बड़े ध्यान से सुन रही थीं, मानो पहली बार ही सुन रही हों। खैर साहब, मैंने भी भगवान का नाम लेकर 1000 पोटेंसी की एक डोज दे दी। रात को 9 बजे पहली खुराक दी थी और सवेरे 5 बजे लड़के ने पहली बार आँख खोलकर पानी मांगा। सारे डॉक्टर हैरान। सेठ जी ने मेरे पैर पकड़ लिए। यूपी का वह सबसे बड़ा सर्जन पूछने लगा, आपने कौन सा अमृत पिला दिया साहब? हमारे तो बीमारी ही समझ में नहीं आ रही है। अब मेरी दवाई वे क्या समझते? तुम लोगों को तो ये चीनी की गोली लगती है। हाँ भाई, ठीक है, हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें और औजार नहीं हैं, चेम्बर और गाड़ी नहीं है, बस बीमारी की पकड़ है। और महिमा को याद आया कि जब 3 साल पहले उसका छोटा भाई आया, तब चाचा जी को यह केस समाप्त किए 1 साल हो चुका था, पर इसके सिवाय वो और किसी विषय पर बात नहीं करते थे। बात किसी भी प्रसंग पर चल रही हो, बड़े ही कौशल के साथ वे उसे इससे जोड़ देते थे और फिर 2 घंटे तक इतना रस लेकर सुनाते कि बस। महिमा को लगा चाचा जी उसी मूड में आ गए हैं, सो उसने सीधा ही ब्रेक लगाया। पर वह बच्चा तो मर गया था ना? हाँ, सो तो उन लोगों की बेवकूफ़ी से ही मर गया। उस बच्चे के बाप बड़े विलायती विचारों के थे। बम्बई से एक जर्मन डॉक्टर पकड़ लाए। 100 रुपये रोज़ पर आया था। 12 दिन में 1200 रुपये और बच्चे की जान लेकर चलता बना। हरे राम, हरे राम। क्या बताएं भाई, आज का ज़माना ही ऐसा है कि हर चीज़ को पैसे से नापते हैं। 20 रुपये फ़ीस वाला डॉक्टर है तो ज़रूर बड़ा होगा, 20 रुपये फ़ीस वाला स्कूल है तो ज़रूर अच्छा होगा। घर का सरो सामान बेचकर वहीं जाएंगे, चाहे डॉक्टर के नाम पर घसियारा ही बैठा हो। फिर एक क्षण रुके। अपना तो भाई उसूल ही दूसरा है। डॉक्टरी को हम पेशा कम और सेवा कार्य ज़्यादा मानते हैं। अपने 2 रुपये फ़ीस रखो, सभी 20 रख लेंगे तो गरीबों की गुज़र कैसे होगी? फिर एकाएक ही पूछा, तू कितनी फ़ीस लेती है बिट्टी? 8 रुपये। ये देखो। जांग पर जोर की एक थाप देते हुए दयाल बोले, अभी 2 साल डॉक्टरी किए हुए 8 रुपये फ़ीस हो गई, तभी चेम्बर और गाड़ी आ गई। हद है भाई तुम लोगों की भी। पर चाचा जी, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, उसमें एक साधारण ढंग की आरामदायक ज़िंदगी बसर करने के लिए हमें भी तो आखिर कुछ चाहिए ना। महिमा ज़रा तैश में आ गई। और फिर गाड़ी तो डॉक्टर के लिए आराम की नहीं, आवश्यकता की चीज़ है। एक ही राउंड में कितनी विजिट्स दे आते हैं। बिना गाड़ी के आपका समय बर्बाद नहीं होता है। आप एक राउंड में कितने मरीजों को देख लेते हैं? डॉक्टर दयाल ने उत्तर देने के लिए बात का शुरू वाला हिस्सा पकड़ा। बहुत रईसी की ज़िंदगी चाहे ना जी रहे हों, पर ऐसी कोई तकलीफ़ भी नहीं देखी। 3 बच्चों को पढ़ा लिखा कर तैयार कर दिया। सरोज की शादी का पूरा इंतज़ाम है, खाया पहना भी अच्छा ही। और उन्होंने एक सरसरी सी नज़र कमरे के चारों ओर
और अपनी बच्चियों के कपड़ों पर डाली। सब कुछ ठीक ही था। इतने में महिम ने प्रवेश किया। अरे महिम! महिमा उठकर उसके गले से लिपट गई। बदतमीज़ कहीं का, खबर कर दी थी आने की, फिर भी सारे दिन शक्ल नहीं दिखाई दी। ज़रा ठहर, तेरी मैनेजरी तो मैं झाड़ूंगी। 4 दिन के लिए आए हैं, पर ये नहीं कि एक दिन छुट्टी ही ले लेता। अरे डॉक्टरनी बन गई है तो बड़ी इतरा रही है। तेरे लिए छुट्टी ले लूँगा, ऐसी ही लाट साहब हो गई है ना। दयाल बड़ी ममता भरी आंखों से भाई बहन का ये मिलन देख रहे थे। चाची और लड़कियां मुस्कुरा रही थीं। एक क्षण को जैसे सब भूल ही गए कि इन 8-10 सालों में दोनों परिवार बहुत बहुत दूर जा पड़े हैं। छत पर हल्का सा अंधेरा छाया हुआ था और दयाल चाह रहे थे कि अंधेरा किसी तरह गहरा हो जाए और महिमा महिम का सूखा मुरझाया चेहरा ना देखे। पर महिमा ने जैसे अंधेरे में भी उसे देख लिया। पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, क्यों रे मैनेजर, तेरा रौ वॉब मान लेते हैं लोग। सीखचिया पहलवान तो हो रहा है, मैनेजर है तो उसके लायक ज़रा पर्सनालिटी तो बना। महिम समझ गया कि यह मैनेजर वाली बात ज़रूर बाबूजी ने कही होगी। तू रोगियों पर अपने शरीर का ही रौब डालती है शायद। खासी मोटी हो रही है। 1 महीने में कितने रोगी मारती है। लो बचुआ, अब हाथ मुंह धो तो खाना लगाऊं, फिर सारी रात लड़ते झगड़ते रहना। महिम अपने कपड़े लेने के लिए कमरे की ओर चला तो दयाल भी पीछे पीछे गए। आवाज़ धीमी करके बोले, कुछ संभल रहा है काम? बेटा, खूब होशियारी से करना। ये इनकम टैक्स वालों का चक्कर होता बुरा ही है। फिर ज़रा ठहर कर कुछ अटकते अटकते बोले, देखो महिमा तुम्हारी बराबरी की बहन है, फिर भी अब ज़रा बड़ी हो गई है, सो बहुत घुल मिलकर बातें मत करना। ज़रा, मेरा मतलब हंसो बोलो, पर ये नहीं कि अपनी सारी की सारी बातें बताते रहो या उसकी खोद खोद कर पूछो। सच बात यह है कि अब हमारे वैसे संबंध रहे नहीं, तुम समझ गए होगे यानी। और वे चुपचाप बाहर चले गए। पत्नी से जाकर कहा, बचुआ को इस्त्री किया हुआ कुर्ता पैजामा दे देना, समझी। खाने बैठे तो महिमा ने चम्मच मांगा। रामेश्वरी ने वहीं से हाथ बढ़ाकर जर्मन सिल्वर का एक चम्मच पकड़ा दिया तो दयाल ने डांट दिया, अरे स्टील का चम्मच दो। दर्जनों चम्मच स्टील के पड़े होंगे, पर तुम्हें। और वे चुप हो गए। ये ठीक है। और महिमा ने खाना शुरू कर दिया। रामेश्वरी अंदर जाकर अलमारी में से स्टील का चम्मच ले आई, पर वह पड़ा ही रहा। तुम लोग डॉक्टर भले ही हो जाओ, भले ही चैम्बर खोल लो और गाड़ियाँ रख लो, फीस 20 रुपए रख लो, पर मामूली सफाई तुम लोगों को कभी नहीं आएगी। अब यह कांटे चम्मच छुरी की ही बात लो। मैं पूछता हूँ, इसमें कहाँ की सफाई है भला। एक ही चम्मच सबके मुंह में जाता है, बस ऐसे ही बीमारियाँ फैलती हैं। वरना अपना हाथ बस अपने ही मुंह में जाए और धोया और साफ। बचुआ ने भी बड़ी रट लगाई थी, पर भाई मैंने तो एक नहीं चलने दी, और उन्होंने दाल का एक सड़ाका खींचा। महिमा धीरे से मुस्कुरा दी। देखो बिट्टी, बुरा मत मानना, तुम्हारी इस एलोपैथी ने मानव जाति का कल्याण कम और नाश ज़्यादा किया है। एक दवाई लो, उसका एक्शन कम रिएक्शन ज़्यादा होता है। हमारी होम्योपैथी करेगी तो भला ही करेगी, बुरा करने का सवाल उठता ही नहीं। ओनली एक्शन, नो रिएक्शन। और उन्होंने बड़े आत्मविश्वास और गर्व से महिमा की ओर देखा, मानो कह रहे हों, बोलो, है कोई जवाब इस बात का।
यदि ऐसी बात होती ना चाचा जी, तो दुनिया भी आखिर इतनी पागल नहीं है कि अपना बुरा करने वाली चीज़ के पीछे ही यूँ जान झोंके रहती। मेडिकल साइंस ने इतनी उन्नति आपकी होम्योपैथी के बूते पर तो की नहीं। यह कुछ नहीं, केवल वैद्यों, हकीमों और होम्योपैथी डॉक्टरों का फ्रस्ट्रेट। पर एकाएक अपने तैश पर काबू पाकर वह चुप हो गई। महिमा ने शब्द अधूरा छोड़ दिया था, पर दयाल ने पकड़ लिया। उछलकर बोले, अच्छा, हमारा फ्रस्ट्रेशन है तो हमारी दुकान डिस्पेंसरी में भीड़ यूं ही लगी रहती है। लोग शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को छोड़कर गली की उस छोटी सी डिस्पेंसरी में यूं ही आते हैं। तैश के कारण दयाल कुछ हकलाने लगे। और तमाशा तो ये, जब शहर के सारे डॉक्टरों के यहाँ धक्के खाकर निराश हो जाते हैं, तब हमारे यहाँ आते हैं, यानी होपलेस केस। फिर कुछ करते ही हैं कि आज तक साख बनी है, भीड़ रहती है। हाथ थामकर दयाल महिमा की ओर देखने लगे। अरे बाबा, तुम खा तो लो, फिर बहस कर लेना, रामेश्वरी ने टोका। महिमा खुद इस समय महिम से बातचीत करना चाहती थी, सो चुप रहकर उसने सारी बहस को समाप्त ही कर दिया। 3 दिन तक महिम सवेरे 7 से रात के 8-9 बजे तक काम पर रहता। आता तो दयाल पूछते, कुछ हो रहा है, कर लोगे कुछ? देखो बेटा, खूब होशियारी से करना। आजकल चारों तरफ यही सुन रहे हैं कि बड़ी पकड़ धकड़ हो रही है। उम्मीद तो पूरी है कि कोई आँच नहीं आएगी। बेचारों की नींद हराम हो रही है। 1 सप्ताह से सोए नहीं हैं, बैठे रहते हैं या घूमते रहते हैं। न खाया जाता है न पिया जाता है। सो तो होगा ही बेटा, सो तो होगा ही। इतनी चिंता लेकर कोई सो सकता है भला? दूसरे दिन सवेरे वल्लभ बाबू आए तो दयाल ने बड़े गर्व से महिमा का परिचय करवाया। उसकी डॉक्टरी से बिना ज़रा भी प्रभावित हुए उन्होंने सीधे पूछा, मेरठ जाने का क्या रहा? बचुआ ज़रा एक जिम्मेदारी के काम में फंस गए हैं, खाली होते ही भेज दूंगा। तुम लोगों से हो लिए शादी ब्याह, ऐसे कामों में ढील देने से कहीं लड़के रहते हैं? बचुआ काम में फंसे हैं तो तुम क्यों नहीं चले जाते? मैं कैसे जा सकता हूँ दाऊ? पीछे मरीजों का क्या होगा? मेरे लिए निकलना कौन संभव है? हथेली पर चूना और सुरती को मलते मलते दाऊ बोले, खाक मरीज? ऐसे कौन से मरीज हैं तुम्हारे जिन्हें छोड़कर नहीं जा सकते? मुश्किल से 4 मरीज होंगे। अरे दयाल, अब यह डॉक्टरी छोड़ो और लड़कियों को पार लगाओ। बचुआ कमाते ही हैं, यूँ भी तुम्हारी अब क्या आमदनी? पोस्टमैन। दयाल को लगा जैसे यह पोस्टमैन नहीं, कोई साक्षात देवदूत आ गया हो। उस ओर झपटे, पर इसी बीच महिम ने पत्र ले लिया था। किसका है? कुछ अतिरिक्त उत्सुकता दिखाते हुए उन्होंने पूछा। महिम पत्र पढ़ रहा था। दयाल ने दूर से ही पहचान लिया कि टाइप किया हुआ कोई पत्र है। यह टाइप की हुई चिट्ठी किसकी है? ज़रा चिंतित भाव से पत्र को वापस लिफाफे में डालते हुए महिम ने कहा, अजीब मुसीबत है। इनकम टैक्स ऑफिस से आपके नाम आई है, रिटर्न सबमिट करने को कहा है। देखूं? और उन्होंने अपनी बंडी की जेब से चश्मा निकालकर आँखों पर चढ़ाया। लो, यह नई मुसीबत और आ गई। इस समय उनका सारा ध्यान महिम के चेहरे पर था। कई बार सोचा कि जाकर टैक्स कटवाने लग जाऊं, पर सुनते हैं इतनी परेशानी का है, सारा हिसाब किताब की हिम्मत ही नहीं हुई। अब सारी परेशानी एक साथ ही हो जाएगी। जाएंगे भाई। पर उनके स्वर में न परेशानी की बू थी न मुसीबत की,
बल्कि कहीं प्रसन्नता और संतोष ही छलक पड़ रहा था। पर तुम्हारे पास यह इंक्वायरी क्यों आई? तुम्हारी प्रैक्टिस तो मुश्किल से 125-150 की होगी। बल्लभ बाबू ने पीक को किसी तरह निचले होठों में ही संभाले हुए कहा। इस पर दयाल हंसे। अच्छा हो दाऊ, यह बात तुम वहाँ समझा आओ। कह देना उसके तो मुश्किल से 4 मरीज हैं, उसकी क्या इनकम है, मैं भी मुसीबत से बचूं। फिर चिट्ठी वल्लभ बाबू की ओर बढ़ाते हुए बोले, अब यह चिट्ठी तुम्हारे सामने भी है, कोई मैंने तो अपने नाम लिखकर डाल नहीं दी। और उस ऑफिस में आखिर कोई भांग खाए लोग तो बैठे नहीं रहते हैं कि बैठे बैठे हर किसी को चिट्ठी ही लिखते रहें। लो देखो देखो। इसमें क्या देखना? और वल्लभ बाबू पीक थूकने छत पर चले गए। अरे भाई, बनिए की दुकान हो या ऐसा वैसा काम हो तो आदमी छिपा भी ले। डिस्पेंसरी की भीड़ तो छिप नहीं सकती, जिसमें तो आधे लोगों को फ्री देखता हूँ। फिर भी आ ही गई इंक्वायरी। वल्लभ बाबू के लौटने से पहले ही उन्होंने महिमा को सुनाकर वाक्य पूरा किया। महिमा निर्विकार भाव से बैठी थी, पर महिम बहुत परेशान हो उठा। ये चक्कर कितना विकट होता है, अनुभव उसे अभी हो ही रहा था। हम अब चले भाई। छत से लौटकर वल्लभ बाबू ने बिना कुर्सी पर बैठे सीधी छड़ी उठाई। और देखो, संबंध करना हो तो लड़के को देखभाल लो, इन कामों में देरी ठीक नहीं होती। और अपनी खाट पर से ज़रा सा उठकर उन्होंने वल्लभ बाबू को विदा दे दी। फिर बड़े सधे से स्वर में बोले, आई है तो भोगेंगे भाई, आखिर कब तक धूल झोंकी जा सकती है। और सच तो ये है कि हम खुद भी ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते। अरे कमाते हैं तो सरकार का हिस्सा उसे भी देंगे। फिर महिमा की ओर देखकर बोले, क्यों महिमा, तुम लोगों का क्या हिसाब रहता है इनकम टैक्स का? तनख्वाह का तो अस्पताल में ही कट जाता है, बाकी अलग से दे देते हैं। हमसे ही गलती हो गई भाई। खैर अब सही, अपनी गलती के लिए थोड़ी मुसीबत उठा लेंगे। तभी सामने वाली छत पर कोर्ट जाने को तैयार वकील साहब दिखाई दिए, तो दयाल भी अपनी छत पर निकल आए। वकील साहब, इनकम टैक्स वालों ने रिटर्न सबमिट करने को कहा है, कुछ मुसीबत आए तो बचाइए, पड़ोसी का हक तो अदा करेंगे ना। आपके पास आई है इंक्वायरी? अब देख लीजिए, अभी तो चिट्ठी जेब में ही लिए हूँ, भेजूँ बचवा के हाथ? नहीं नहीं, अभी तो कोर्ट जा रहा हूँ, शाम को देखूँगा। तब तक आप अपना हिसाब किताब ठीक करिए। चलें भाई, आज डिस्पेंसरी जल्दी ही चले जाएं। और वे आधा तौलिया लेकर नहाने चल दिए। रात में महिम लौटा तो सोच रहा था, सवेरे पिताजी चाहे परेशान ना हुए हों, अब अवश्य परेशान हो रहे होंगे। अभी सेठ जी का मामला समाप्त नहीं हुआ कि यह नई मुसीबत आ गई। पिताजी का हिसाब किताब भी उसे ही ठीक करना होगा। बच तो जाएंगे ही, पर 8-10 दिन की परेशानी तो हो ही जाएगी। घर में किसी को न देखकर उसने रामेश्वरी से पूछा, बाबूजी कहाँ हैं? महिमा और सरोज शशि? वे तीनों सिनेमा गई हैं और बाबूजी सो गए। सो गए अभी से? कुछ आश्चर्य और परेशानी से उसने पूछा। हाँ। उसे एकाएक विश्वास नहीं आया। अंदर जाकर बत्ती जलाई तो देखा, खाट पर चित्त लेटे दयाल खर्राटे खींच रहे थे। चेहरे पर न कोई परेशानी थी न दुविधा। वे निश्चिंत भाव से गहरी नींद में डूबे हुए थे। महिम एक क्षण उनके झुर्रियों भरे चेहरे को देखता रहा। पिताजी परेशान नहीं हैं?
उसे इस बात से जैसे बड़ी राहत मिली। महिम को लगा जैसे पिताजी हफ्ते भर से सो रहे हैं। उनकी नींद ना उचट जाए इसलिए उसने बत्ती बुझा दी। एक क्षण के लिए कमरे की हर वस्तु अंधेरे में डूब गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और मेरे द्वारा किया गया ये व्याख्यान पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।